Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the summary lecture of IFRS 15 Revenue from Contract with Customers. This is Murtaza Qaid, faculty member for Financial Reporting at IQ School of Finance. IFRS 15 के पिछले summary lectures में हमने IFRS 15 का revenue recognition का principle based 5 step model डिटेल में कवर किया. आज के इस lecture में IFRS 15 की कुछ important terms हैं like contract cost, like contract receivable, contract liability. इन terms को हमने cover करना है. सबसे पहले बात करते हैं contract cost की. कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट, अगर एक कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करने के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट को हासिल करने के लिए आप जितनी कॉन्ट्रैक्ट के लिए कॉस्ट वगैरह इनकर करोगे उन चीज़ों की डिस्कशन, उन चीज़ों की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इस प्रेजेंटेशन में कवर्ड है. अब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट दो तरह की हो सकती है, या तो कॉस्ट टू ऑब्टेन अ कॉन्ट्रैक्ट या कॉस्ट टू फुलफिल अ कॉन्ट्रैक्ट. नाम से ही हमें समझ आता है कॉस्ट टू ऑब्टेन अ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कि वो कॉस्ट जो आपने कॉन्ट्रैक्ट को हासिल करने के लिए इनकर की, एंड कॉस्ट टू फुलफिल अ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कि वो कॉस्ट जो कि आप कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल या परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन को सेटिस्फाई करने के लिए इनकर करते हो. IFRS 15 ये कहता है कि अगर आप कॉन्ट्रैक्ट को हासिल करने के लिए कोई कॉस्ट इनकर करते हो और वो इंक्रीमेंटल नेचर की है, अगर एक कॉन्ट्रैक्ट को हासिल करने के लिए कोई कॉस्ट इनकर की गई और वो इंक्रीमेंटल नेचर की है, तो फिर वो इंक्रीमेंटल नेचर की कॉस्ट एज अ एसेट कैपिटलाइज्ड होगी. और जिस वक्त आप अपने कॉन्ट्रैक्ट का रेवेन्यू रिकॉर्ड करोगे, जिस वक्त आप अपने कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट इनकम रिकॉर्ड करोगे, उस वक्त उस कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट को आप अपने पास एज अ एक्सपेंस कॉस्ट ऑफ सेल्स में चार्ज कर रहे होंगे. कहता है ओनली इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग अ कॉन्ट्रैक्ट दैट आर एक्सपेक्टेड टू बी रिकवर्ड कैन बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ रेवेन्यू. अब सवाल ये है कि इंक्रीमेंटल कॉस्ट का क्या मतलब है. इंक्रीमेंटल कॉस्ट का मतलब है कि वो कॉस्ट जो इनकर ना होती अगर ये कॉन्ट्रैक्ट ना होता, यानी कि वो कॉस्ट जो कॉन्ट्रैक्ट के होने की वजह से इनकर होनी करनी पड़ रही है, कॉन्ट्रैक्ट की होने की वजह से कॉन्ट्रैक्ट को हासिल करने के लिए आपने इनकर की, वो इंक्रीमेंटल नेचर की कॉस्ट है. अगर कोई ऐसी कॉस्ट आप इनकर करते हो जिसके नतीजे में आपको अल्टीमेटली दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकती है, हो सकता है आपको कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए, हो सकता है आपको कॉन्ट्रैक्ट ना मिले, तो फिर इस तरह की कॉस्ट को हम संक कॉस्ट कहेंगे और उसे हम कैपिटलाइज नहीं करेंगे. इंक्रीमेंटल कॉस्ट आर कॉस्ट incurred in obtaining the contract that would have not been incurred if the contract is not obtained. For example, sales commission that is only paid if the specified contract is obtained. Incremental cost of acquiring a contract can be expensed out if amortization period is equal to or less than 1 year. अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट का ड्यूरेशन ही 1 साल या 1 साल से कम है, तो फिर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट को कैपिटलाइज करके अलग से अमोर्टाइज करने की कोई ऐसा लॉजिक नहीं बनती. अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट का पीरियड ही लेस देन 12 मंथ है तो आप कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट जिस वक्त इनकर करोगे उसी वक्त एक्सपेंस आउट कर दोगे. लेकिन अगर कोई लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट है या फिर कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसका रेवेन्यू सब्सिक्वेंट ईयर्स में राइज होना है और इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट को हासिल करने के लिए अगर कोई इंक्रीमेंटल कॉस्ट इनकर की जाती है, तो हम इसे एज अ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट कैपिटलाइज करेंगे और फिर इसे सिस्टमैटिक बेसिस पे अमोर्टाइज करेंगे, एक्सपेंस आउट करेंगे जब हम अपने कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई कर रहे होंगे, जब हम अपने कॉन्ट्रैक्ट का रेवेन्यू रिकॉर्ड कर रहे होंगे. दूसरी कॉस्ट है हमारे पास कॉस्ट टू फुलफिल अ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि वो कॉस्ट जो कि आपने कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करने के लिए इनकर की. अब अगर एक कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करने के लिए कोई कॉस्ट इनकर की जा रही है, तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि क्या उस कॉस्ट के लिए कोई और रेलिवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है. फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप एक कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करने के लिए इन्वेंट्री बाय करते हो तो इन्वेंट्री के लिए IS2 इन्वेंट्री का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है. फॉर एग्जाम्पल कि आप एक कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करने के लिए कोई प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट बाय करते हो तो प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट के लिए IS16 का एक सेपरेट स्टैंडर्ड है. फॉर एग्जाम्पल कि आप कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करने के लिए कोई इंटेंजिबल बाय करते हो तो इंटेंजिबल को अकाउंट फॉर करने के लिए IS38 का स्टैंडर्ड है. तो अगर तो आपने कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करने के लिए कोई कॉस्ट इनकर की और उसके लिए कोई सेपरेट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मौजूद है, तो फिर आप उस कॉस्ट को उस रेलिवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के तहत ही मेजर करोगे, अकाउंट फॉर करोगे. इफ कॉस्ट टू फुलफिल अ कॉन्ट्रैक्ट आर विद इन द स्कोप ऑफ अदर IFRS, फॉर एग्जाम्पल IS2, IS16, IS38, अप्लाई दैट स्पेसिफिक IFRS. इफ नॉट, अगर आपने कोई ऐसी कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट इनकर की, कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करने के लिए कॉस्ट इनकर की जिसके लिए कोई सेपरेट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं है, देन एसेट इज रिकॉग्नाइज्ड अंडर IFRS 15 इफ एंड ओनली इफ. यहाँ कॉन्ट्रैक्ट एसेट की टर्म से कंफ्यूज मत होइएगा, आपने कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट के नाम से एक एसेट रिकॉर्ड करना है अगर ये तीनों कंडीशंस पूरी होती हैं. याद रहे इन तीनों कंडीशंस के दरमियान में एंड, यानी कि इन तीनों कंडीशंस का फुलफिल होना जरूरी है, तब जाकर वो कॉस्ट IFRS 15 का एसेट कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट के नाम से बनेगा. कंडीशन नंबर 1, cost relate directly to the contract, example direct labor, direct material, direct overhead allocation. Condition number 2, cost generate or enhance the resources of the entity that will be used to satisfy the performance obligation in future. And condition number 3, cost are expected to be recovered. तो आसान सी कंडीशन है. पहली कंडीशन कहता है कि आप जो कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट के लिए कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करने के लिए इनकर कर रहे हो वो कॉन्ट्रैक्ट से डायरेक्टली रिलेटेड हो, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, ओवरहेड एलोकेशन, ये सारी चीजें. कंडीशन नंबर 2, आप जो कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करने के लिए इनकर कर रहे हो
वो आपकी कंपनी के लिए कोई रिसोर्सेज क्रिएट कर रहे हो, वो आपकी कंपनी के रिसोर्सेज में इजाफा या जनरेशन क्रिएट कर रहे हो, और उन रिसोर्सेज को हम अल्टीमेटली फ्यूचर में यूज करेंगे अपने कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन को सेटिस्फाई करने के लिए। एंड कंडीशन नंबर 3, जो भी कॉस्ट आपने इनकर की है आप एक्सपेक्ट करते हो कि आप कस्टमर से रिकवर कर लोगे। अगर ये 3 कंडीशंस पूरी होती है और वो कॉस्ट टू फुलफिल द कॉन्ट्रैक्ट कोई और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में डील नहीं होता, तो फिर आप इसे IFRS 15 के तहत कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट एज अ एसेट रिकॉर्ड करोगे, और जैसे जैसे कॉन्ट्रैक्ट की गुड्स एंड सर्विसेज ट्रांसफर होंगी, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई होंगी, वैसे वैसे आप इस कॉस्ट को एज अ कॉस्ट ऑफ सेल्स अपने P&L में चार्ज करोगे। इसके अलावा 3 और इंपॉर्टेंट टर्म्स जो कि IFRS 15 डिस्कस करता है। नंबर 1 इज कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी, नंबर 2 इज कॉन्ट्रैक्ट एसेट एंड नंबर 3 इज कॉन्ट्रैक्ट रिसीवेबल। इन तीनों को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट रिसीवेबल की। व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट रिसीवेबल? सर, कॉन्ट्रैक्ट रिसीवेबल इज योर अनकंडीशनल राइट टू कंसिडरेशन। कॉन्ट्रैक्ट रिसीवेबल इज योर अनकंडीशनल राइट टू कंसिडरेशन इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपने कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई कर दी है या नहीं की, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने कॉन्ट्रैक्ट के तहत कस्टमर को गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर दिए हैं, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन को सेटिस्फाई कर दिया है या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट की कंसिडरेशन किसी पॉइंट इन टाइम पे अनकंडीशनल हो जाती है, यानी कि आपको अभी कोई अब फ्यूचर कंडीशंस को फुलफिल करना जरूरी नहीं है कंसिडरेशन को रिकवर करने के लिए, अनकंडीशनल राइट टू कंसिडरेशन है, तो आप अपने पास कॉन्ट्रैक्ट रिसीवेबल रिकॉर्ड कर रहे होगे। प्रैक्टिकली हम कॉन्ट्रैक्ट रिसीवेबल उस वक्त रिकॉर्ड करते हैं जब हम कस्टमर को इनवॉइस जनरेट करते हैं, क्योंकि जब हमने कस्टमर को इनवॉइस जनरेट कर दी तो हमारा राइट टू कंसिडरेशन अनकंडीशनल हो जाता है। अब कॉन्ट्रैक्ट की पेमेंट टर्म्स में क्रेडिट पीरियड शामिल है, यानी कि कस्टमर 3-6 महीने बाद पे करेगा, तो क्रेडिट पीरियड का होना इज नॉट अ कंडीशन। क्रेडिट पीरियड का होना इज नॉट अ कंडीशन, क्रेडिट पीरियड इज समथिंग एल्स। कंडीशन का मतलब है कि कोई फ्यूचर कंडीशन या कोई हैपनिंग वगैरह की बात की गई हो। अगर कोई कंडीशन वगैरह नहीं है, कोई अनकंडीशनल राइट टू कंसिडरेशन है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट रिसीवेबल रिकॉर्ड होगा। In practice, where revenue has been invoiced, a receivable is recognized. When revenue is earned but not invoiced, it is recognized as contract cost. अब contract cost को हम डिस्कस करते तो फिर आपको ये वाली बात समझ आएगी। Contract cost का मतलब है कि entities right to consideration in exchange for the goods and service that has been transferred to the customer. When such right is conditioned upon something other than the passage of time, for example, the entity's future performance. कॉन्ट्रैक्ट एसेट का मतलब है कि आपने कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई कर दी, आपने कस्टमर को गुड्स एंड सर्विसेज ट्रांसफर कर दी है, लेकिन जो आपका राइट टू कंसिडरेशन है ये कंडीशनल है, ये डिपेंडेंट है, ये लिंक्ड है किसी फ्यूचर परफॉर्मेंस या किसी फ्यूचर हैपनिंग या किसी फ्यूचर इवेंट के ऊपर, तो ये कंडीशनल राइट टू कंसिडरेशन आपका कॉन्ट्रैक्ट एसेट कहलाया जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट एसेट और रिसीवेबल में फर्क याद रखिएगा। कॉन्ट्रैक्ट रिसीवेबल इज अनकंडीशनल राइट टू कंसिडरेशन irrespective whether performance obligation is satisfied or not. Contract asset is conditional right to consideration for performance obligation already satisfied. अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई कर दी है लेकिन राइट टू कंसिडरेशन कंडीशनल है, तो आप अपने पास कॉन्ट्रैक्ट एसेट रिकॉर्ड करोगे। और अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई की हो या ना की हो लेकिन आपका राइट टू कंसिडरेशन अनकंडीशनल है, तो फिर आप कॉन्ट्रैक्ट रिसीवेबल रिकॉर्ड करोगे। अब आपने एक कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई कर दी लेकिन आपका राइट टू कंसिडरेशन कंडीशनल था, तो आपने कॉन्ट्रैक्ट एसेट रिकॉर्ड किया। सब्सिक्वेंटली जब वो फ्यूचर कंडीशन भी फुलफिल हो जाती है तो फिर आपका कॉन्ट्रैक्ट एसेट कॉन्ट्रैक्ट रिसीवेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। अ कॉन्ट्रैक्ट एसेट इज रिक्लासिफाइड एज अ रिसीवेबल व्हेन द सप्लायर्स राइट टू कंसिडरेशन बिकम्स अनकंडीशनल। जब ये राइट टू कंसिडरेशन कंडीशनल से अनकंडीशनल होगा तो आपका कॉन्ट्रैक्ट एसेट कॉन्ट्रैक्ट रिसीवेबल बन जाएगा। और जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि अगर हमने रेवेन्यू अर्न कर लिया, रेवेन्यू अर्न करने का मतलब है कि परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई कर दी लेकिन कस्टमर को इनवॉइस इशू नहीं की, तो आपने कॉन्ट्रैक्ट एसेट रिकॉर्ड किया। और जब कस्टमर को इनवॉइस भी इशू कर दी तो अब आपका राइट टू कंसिडरेशन अनकंडीशनल हो गया, अब आप रिसीवेबल रिकॉर्ड कर दोगे। इसी तरह से लास्ट में हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी। कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी का मतलब है कि आपने कस्टमर से कंसिडरेशन एडवांस में रिसीव कर ली या आपका कस्टमर से कंसिडरेशन रिसीव करने का राइट इस्टेब्लिश हो गया, राइट इंटाइटल्ड हो गया, आपका अमाउंट ड्यू हो गया, लेकिन परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन आप फ्यूचर में सेटिस्फाई करोगे। अगर मैं कस्टमर से कंसिडरेशन एडवांस में रिसीव कर लेता हूं या कंसिडरेशन को एडवांस में रिसीव करने का मेरा राइट ड्यू हो जाता है लेकिन परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन को हमने फ्यूचर में सेटिस्फाई करना है, तो इस केस में आप अपने पास कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी रिकॉर्ड कर रहे होंगे। एंड एंटिटीज ऑब्लिगेशन टू ट्रांसफर गुड्स एंड सर्विसेज टू द कस्टमर इन फ्यूचर। हमारी ऑब्लिगेशन है, हमारी जिम्मेदारी है कि हम कस्टमर को गुड्स एंड सर्विसेज ट्रांसफर करेंगे फ्यूचर में, फॉर विच द एंटिटी हैज रिसीव कंसिडरेशन फ्रॉम द कस्टमर। और हमने कस्टमर से कंसिडरेशन एडवांस में रिसीव कर ली है।
एडवांस में रिसीव नहीं की लेकिन हमारा अमाउंट ड्यू भी हो गया है, स्टिल हम अपने पास कॉन्ट्रैक्ट रिसीवेबल डेबिट और कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रेडिट कर रहे होंगे। अगर एक कस्टमर से आपने एडवांस में कंसिडरेशन रिसीव कर ली तो आप कैश डेबिट कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रेडिट करोगे। अगर एक कस्टमर से आपने एडवांस में कंसिडरेशन अभी रिसीव नहीं की लेकिन आपका राइट ड्यू हो गया है तो आप कॉन्ट्रैक्ट रिसीवेबल डेबिट कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रेडिट करोगे। और जब फ्यूचर में आप कस्टमर को परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई कर दोगे, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर दोगे, तो यही कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी आपका रेवेन्यू में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी डेबिट रेवेन्यू क्रेडिट हो जाएगा। A contract might require payment in advance or allow the supplier a right to consideration that is unconditional receivable before it actually transfers the goods and services to the customer। अगर एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत एडवांस में पेमेंट हुई या आपका राइट टू कंसिडरेशन अनकंडीशनल है तो इन और गुड्स एंड सर्विसेज आपको फ्यूचर में देने हैं तो आप अपने पास एक कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी रिकॉर्ड करोगे। इन दीज केसेस the suppliers present the contract as contract liability when the payment is made or the payment is due whichever is earlier। जिस वक्त आपको एडवांस में पेमेंट रिसीव हो जाए या पेमेंट ड्यू हो जाए हम कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी रिकॉर्ड कर लेंगे। और जब फ्यूचर में इसी कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी के अगेंस्ट कस्टमर को परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई करके गुड्स एंड सर्विसेज डिलीवर कर रहे होंगे तब हम अपना रेवेन्यू रिकॉर्ड कर रहे होंगे। तो ये कुछ हमारे पास इंपॉर्टेंट टर्म्स थी। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट अलग, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी अलग, कॉन्ट्रैक्ट एसेट टेक समथिंग एल्स एंड कॉन्ट्रैक्ट रिसीवेबल। आई होप ये सारे टर्म्स मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सका हूँ। आज के लेक्चर को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।